तहज़ीब बड़े इन्हिमाक से अपने काम में मसरूफ़ थी और मैं उससे भी ज़्यादा इन्हिमाक से उसे काम करते देख रहा था। तहज़ीब ने उन फार्मूलों के फ़ोटोग्राफ तैयार किए, उनका जायज़ा लिया और फिर उन्हें तब्दील करने में मसरूफ़ हो गई। कहाँ तो उसका ये हाल था कि नकली फार्मूलों की तैयारी के मसले पर मुझसे बहस की जा रही थी, और कहाँ अब ये आलम था कि आंख उठाकर भी मेरी तरफ देखने की जहमत नहीं कर रही थी। मशवरा लेना तो बहुत दूर की बात है, मैं उसकी खुद एतमादी देख कर खुश हो रहा था। हम दोनों ही इस कदर मुनहमिक थे कि हमें वक्त गुजरने का एहसास भी न हुआ। हमें पता भी न चला कि कब सूरज डूबा और कब रात हुई। हम शायद यूं ही मसरूफ रहते, लेकिन दरवाजे पर दस्तक हुई। हमने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर घड़ी की तरफ देखा। रात के 11:30 बज रहे थे। तहज़ीब ने जल्दी जल्दी तमाम चीजें समेटी और बोली, गालिबन बर्ड आया होगा। मैंने कहा, उसके अलावा और कौन हो सकता है। मैं उठकर दरवाजे के करीब गया। मैंने दरवाजा खोलने से पहले पूछा, कौन है? बर्ड की आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो चीफ। मैं हूँ बर्ड। मैंने बर्ड की आवाज पहचान कर दरवाजा खोल लिया। बर्ड माजरत खाना अंदाज में बोला, सॉरी चीफ, गालिबन तुम किसी अहम काम में मसरूफ थे। मैंने कहा, नहीं बर्ड, आओ, तुमसे काम है। बर्ड ने चहक कर कहा, हाजिर चीफ, हाजिर। बर्ड हर खिदमत के लिए हाजिर है। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। यहाँ आते ही हमसे कटकर अपनी तफरीहात में मगन हो गया था और हमने भी उससे कोई तारुज नहीं किया। उस वक्त भी वो खांसी चढ़ाए हुए था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा, इसलिए कि वो पीकर भी अपने हवास नहीं खोता था। बर्ड अंदर आ गया, लेकिन उसने हमारे काम की तरफ तवज्जो न दी। ये भी उसकी बहुत बड़ी खूबी थी। वो बिला वजह तजस्सुस का शिकार नहीं होता था और सिर्फ उस काम में दिलचस्पी लेता था जिसमें दिलचस्पी लेने को उससे कहा जाए। तहज़ीब ने कहा, बर्ड, तुम्हें फौरी तौर पर अली ग्रुप के अरकान को टेलीग्राम करना है। मैं उन्हें डेनमार्क तलब करना चाहती हूँ। बर्ड ने मौदबाना अंदाज में कहा, बहुत बेहतर मैडम, ये काम कल सुबह ही हो जाएगा। तहज़ीब बोली, हाँ, तमाम अरकान को नहीं बुलाना। जिन लोगों के नाम मैं तुम्हें दूंगी सिर्फ उन्हें ही तलब करना। वो बोला, ठीक है। जिन लोगों को बुलाना है उनके नाम लिख कर मुझे दे दीजिए। उन्हें कितने दिन में यहाँ पहुँचना होगा और कहाँ क़याम करना होगा। तहज़ीब बर्ड को तफसीलात बताने लगी और बर्ड ने बड़ी फर्माबरदारी से सारे काम अंजाम देने का वादा किया। तहज़ीब बोली, मैंने सारी बातें तुम्हें ज़बानी बताई हैं, तुम इन्हें भूल तो नहीं जाओगे? वो बोला, ओहो मैडम, क्या इससे कबल कभी आपको बर्ड से ऐसी कोई शिकायत हुई है? तहज़ीब ने कहा, नहीं बर्ड, लेकिन इस वक्त तुम जितने मगन नजर आ रहे हो उसके पेश नज़र ये खदशा पैदा हुआ था। वो बोला, बर्ड मगन क्यों नहीं होगा मैडम, पूरे साथ इश्क करने की इजाज़त मिली है। तहज़ीब सर को तफहीमी अंदाज में जुम्बिश देकर बोली, ओह तो ये बात है, 7 में से कितने इश्क कर डाले? बर्ड ने ठंडी सांस लेकर कहा, मौका ही कहाँ मिला मैडम, आज ही तो ज़रा फुर्सत नसीब हुई है। मैंने तफरी लेने के लिए बर्ड को छेड़ा, तो क्या अभी तक कोरे ही चल रहे हो? बर्ड ने फखरिया लहजे में कहा, अब ऐसा भी नहीं है चीफ, आज मैंने अपना पहला इश्क शुरू कर दिया है। मैंने हैरान होकर पूछा, आज ही फुर्सत मिली और आज ही इश्क भी शुरू कर दिया? बर्ड ने अकड़ कर कहा, ऐसे मामलात में बर्ड देर नहीं करता, इश्क करना तो बर्ड की हॉबी है। तहज़ीब ने शरारत आमेज लहजे में कहा, दूसरा इश्क कब तक शुरू करने का इरादा है? बर्ड ने बड़े मुदब्बराना अंदाज में कहा, एक वक्त में एक ही इश्क। इस मामले में मैं वहदत का बड़ी शिद्दत से कायल हूँ। मेरे हलक से एक बेसाख्ता किस्म का कहकहा उबल पड़ा। बर्ड ने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या मैंने कोई गलत बात कह दी? मैंने हंसी पर काबू पाते हुए कहा, अपनी तरफ के सूफी अगर तुम्हारा फलसफाए वहदत सुन लें तो उनकी तबीयत साफ हो जाए। बर्ड ने पलकें झपकाते हुए पूछा, सूफी क्या होता है? मैंने कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा इश्क किस मरहले में है। वो बोला, अभी तो बेचारा नौखेज है, आइंदा चंद रोज में उस पर शबाब आएगा, उसके बाद। मैंने तिवरियों पर बल डालकर कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? हम यहाँ उम्र भर नहीं रहेंगे, परसों तक रवाना हो जाएंगे। वो बोला, 2 दिन भी बहुत होते हैं चीफ, मैं इश्क के मराहिल जरा तेजी से तय कर लूंगा। मैंने मायूसी से कहा, तुम्हारा मरज लाइलाज है, बेहतर ये होगा कि अब तुम जाकर आराम करो। क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? वो बोला, याद दिलाने का शुक्रिया चीफ, वाकई मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, अब मैं चलूं। तहज़ीब ने कहा, जो काम मैंने तुमसे कहा है पहले वो करना, उसके बाद सोना। बर्ड ने कहा, आप मुझे पहले ही सुबह तक की इजाजत दे चुकी हैं, लिहाजा पहले सोऊंगा और फिर काम पूरा करूंगा। ये कहकर वो चला गया। उसके जाने के बाद तहज़ीब ने कहा, बहुत आला दर्जे का सुअर आदमी है। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, खिसका हुआ है, इस मामले में जरा भी सही दिमाग नहीं है। तहज़ीब ने कहा, अरे अभी हमें खाना भी तो खाना है। मैंने कहा, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, वरना मैं तो भूल ही चुका था। खाने के बाद हम दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गए और 3:30 बजे तक मसरूफ रहे, लेकिन काम आधा भी नहीं हुआ था। हमने बकिया काम अगले दिन पर मुलतवी किया और सो गए। अगली सुबह नाश्ते से फारिग होकर हमने फिर से काम शुरू कर दिया।
तमाम दिन काम में मसरूफ रहने के बाद रात 8 बजे के करीब कहीं जाकर काम खत्म हुआ। हम ऐसी 6 अदद नकली फिल्में तैयार करने में कामयाब हो गए जिनमें जाली फार्मूले थे। मैंने फिल्में देखते हुए कहा, मुबारक हो तहजीब, तुम एटमी हथियारों के जाली फार्मूले तैयार करने वाली खातून अव्वल हो गई। वो बोली, मजाक मत करो अली, इन फिल्मों के बारे में अपनी सही राय से आगाह करो। मैंने कहा, तुम खुद भी फैसला कर सकती हो कि तुमने कितनी महारत से उन फार्मूलों को तब्दील किया है। वो बोली, मैं देख रही हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने कहा, इतना जबरदस्त बेवकूफ तो कोई किसी को नहीं बना सकता। अरे मैंने किया ही क्या है, किसी चीज में उंगली तक तो नहीं लगाई। तहजीब बोली, मैं सच कह रही हूँ अली, तुमने फरमाइश की थी ना, इसलिए मैं ये काम कर गुजरी, वरना ये पेचीदा काम मेरे बस का नहीं था। तुम्हारी फरमाइश टालना भी तो मेरे बस में नहीं। मैंने कहा, हम दोनों का एक दूसरे पर इतना ही हक है, मैं भी तो तुम्हारी कोई फरमाइश नहीं डाल सकता। हमने हर जाविये से अपने तैयार करदा फार्मूलों का जायजा लिया। वो हर तरह से मुकम्मल थे। उनकी तरफ से मुतमईन होकर हमने जाली फार्मूलों की माइक्रो फिल्में डी फॉस्टर के मसनूई दांतों में महफूज कर दी और असल फार्मूलों की फिल्में एक छोटे से पैकेट में महफूज कर ली। मैंने तहजीब से कहा, अब हमें इन दोनों फार्मूलों की हिफाजत करना पड़ेगी। गोया हमारा काम दुगना हो गया। वो बोली, जाली फार्मूले तो डी फॉस्टर के मसनूई दांतों में महफूज हैं, लेकिन असली फार्मूलों का क्या करोगे? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि ये पैकेट मैं अपने जूते की एड़ी में महफूज कर लूं। वो बोली, ख्याल तो बहुत उम्दा है, लेकिन इसके लिए खास तौर पर जूता तैयार करवाना पड़ेगा, और यहाँ कोपेनहेगन में ऐसा मोची कहाँ मिलेगा जिस पर हम मुकम्मल तौर पर एतमाद कर सकें। मैंने कहा, मैं एक ऐसे शख्स से वाकिफ हूँ जो इस वक्त कोपेनहेगन में मौजूद है। अगरचे वो अनाड़ी है, लेकिन हम पूरे एतमाद से उससे ये काम ले सकते हैं। तहजीब ने हैरत से पूछा, कोपेनहेगन में तुम्हारा कोई वाकिफकार कहाँ से निकल आया? मैंने संजीदगी से कहा, यह काम मैं खुद करूंगा। क्या मुझसे ज्यादा काबिल एतमाद कोई और हो सकता है? तहजीब हैरान रह गई, तुम भला ये काम कैसे कर सकोगे? मैंने कहा, कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस मुझे औजारों की जरूरत पड़ेगी और वो बाजार से बासानी दस्तयाब हो जाएंगे। अगले रोज सुबह ही मैं तहजीब के साथ निकल खड़ा हुआ और दोपहर से कबल ही हम बाजार से जरूरी सामान खरीद कर होटल अपने कमरे में वापस पहुंच चुके थे। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और अपने दाएं पैर का जूता संभाल लिया। तहजीब ने मुझे छेड़ा, बोली, मुबारक हो अली, अब तुम मोची भी बन गए। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, रोजगार की परेशानी नहीं रहेगी। फलस्तीन आज़ाद हो जाए तो हम दोनों शादी करके पाकिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करेंगे। मैं यही पेशा इख्तियार कर लूंगा और लोग तुम्हें मोची की बीवी कहा करेंगे। तहजीब छेंप गई, क्या बेहूदगी है? मैंने मुतहय्यराना अंदाज में कहा, बेहूदगी? क्या चीज बेहूदगी है, शादी करना या मोची की बीवी कहलाना? वो बोली, अच्छा तुम काम करो, मजाक फिर किसी वक्त के लिए उठा रखो। चूंकि मैं पहली बार इस किस्म का कोई काम कर रहा था, इसलिए मुझे दिक्कत तो बहुत हो रही थी, लेकिन किसी न किसी तरह मैंने काम मुकम्मल कर ही लिया। असल फार्मूलों का छोटा सा पैकेट जूते की एड़ी में रख कर मैंने एड़ी दोबारा फिट कर दी और तनकीदी नजरों से अपने काम का जायजा लेने लगा। मैंने तहजीब से पूछा, क्या ख्याल है तहजीब, काम इत्मीनान बख्श हुआ या नहीं? तहजीब ने जूता हाथ में लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगी। बोली, काम तो तुमने बहुत मेहनत से किया है, लेकिन मैंने उसका जुमला पूरा किया, तसल्ली बख्श नहीं है? तहजीब बोली, हाँ, लेकिन अगर ये बात जहन में रखी जाए कि तुमने पहली ही बार में। मैंने जूता उसे लेकर पहनते हुए कहा, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि कोई इस जूते की तरफ खामखा तो मुतवज्जे नहीं हो जाएगा। तहजीब ने मेरे दाएं पैर को बगौर देखते हुए नफी में सर हिलाया। बोली, नहीं, इतने फासले से बगौर देखने पर भी कोई फर्क महसूस नहीं होता। मैंने कहा, बस तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कामयाबी से अपना काम कर लिया। हमारा मकसद तो सिर्फ यही है कि फार्मूलों की फिल्में दूसरों की निगाह में आने से बची रहें। तहजीब ने कहा, ठीक है, इस हद तक तो हमारा काम मुकम्मल हुआ। अब हमें अपने आदमियों की आमद का इंतजार है ताकि अगले मरहले की तैयारियां शुरू की जा सकें। मैंने चौंक कर पूछा, बड ने उन्हें टेलीग्राम तो कर दिया होगा? मुझे तहजीब से ये पूछना याद ही नहीं रहा था कि टेलीग्राम का क्या रहा, और खुद बड दोबारा मुझे नजर नहीं आया था। वो बोली, जवाबी टेलीग्राम भी मौसूल हो गया है, वो लोग कल यहाँ पहुंच रहे हैं। अगले रोज अपने होटल की लॉबी में हमने उन 6 अफराद से मुलाकात की जिन्हें तहजीब ने हेडक्वार्टर से तलब किया था। बड भी उस वक्त हमारे साथ था। मैंने उन 6 अफराद का बगौर जायजा लिया और उनमें से एक शख्स को मुंतखब कर लिया। उस शख्स का नाम जाहिर था और उसका ताल्लुक मिस्र से था। कद-ओ-कामत और जुस्से के एतबार से वो बना बनाया डी फॉस्टर था और उस पर डी फॉस्टर का मेकअप करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैंने कहा, तुम हमारे साथ रुकोगे जाहिर? बकिया लोग यहाँ से फ्रांस जाएंगे और वहाँ रुक कर हमारा इंतजार करेंगे। सब लोगों ने इस बात में सर हिला दिए। मैंने बड को जरूरी हिदायत दी और उसने सारे इंतजामात करने का जिम्मा ले लिया।
बर्ड और अली ग्रुप के 5 अफराद के जाने के बाद मैंने कहा, तुम्हें एक बहुत मुश्किल काम सरअंजाम देना है ज़ाहिर। वो बोला, मेरी खुशकिस्मती है जनाब कि मुझे किसी काम के लिए मुंतखब तो किया गया। हम लोग तो बेकार बैठे बोर हो रहे थे। मैंने कहा, तो फिर आओ ऊपर तुम्हारे कमरे में चलकर गुफ्तगू करें। मैं तहजीब और ज़ाहिर उस कमरे में पहुंच गए जो उसी होटल में ज़ाहिर के लिए मखसूस करा दिया गया था। मैंने कहा, तुम पर एक ऐसे शख्स का मेकअप किया जाएगा जो एक साइंसदान है और जर्मन नैजाद है। उसके मेकअप में तुम्हें ओशील मिकाइल नामी एक शख्स के सामने पेश किया जाएगा। जो रोल तुम्हें अंजाम देना है वो खासा खतरनाक है। तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए तुम्हें आज़ादी है। अगर चाहो तो इनकार भी कर सकते हो। वो बोला, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मेरी जान के एवज़ अगर फ़लस्तीन की आज़ादी की जानिब एक कदम भी बढ़ाया जा सकता है तो मैं उसे अपनी खुशकिस्मती तसव्वुर करूंगा। तहजीब ने फखरिया लहजे में कहा, अली ग्रुप के सारे अरकान ऐसे ही सरफरोश हैं अली। मैंने कहा, मैं जानता हूँ तहजीब, मैंने तो सिर्फ एहतियातन ज़ाहिर से पूछा था। मैंने ज़ाहिर पर डी फॉस्टर का मेकअप कर दिया। उसे डी फॉस्टर के बारे में तमाम ज़रूरी बातों से आगाह करने के अलावा हमने 2 दिन तक उसे हर चीज़ की रिहर्सल कराई। हमारा प्रोग्राम ये था कि उसे नीम मदहोशी की हालत में ओशील मिकाइल के पास ले जाएंगे। वैसे भी उसे एक ऐसे शिकस्त खुर्दा आदमी की अदाकारी करनी थी जो हर तरफ से मायूस होकर तन बतकदीर हो गया हो। 2 रोज़ बाद हम ज़ाहिर की तरफ से पूरी तरह मुतमईन हो गए। मैंने कहा, तुम बहुत बासलाहियत आदमी हो ज़ाहिर। मुझे तवक्को नहीं थी कि सिर्फ 2 दिन में तुम इतनी अच्छी तरह अपना किरदार अदा करने लगोगे। वो बोला, आप दोनों ने ही दिन रात एक करके मुझे सब कुछ अजबर कराया है। मेरा कमाल इतना ज्यादा तो नहीं है। बर्ड ने कागजी कार्रवाइयां पहले ही मुकम्मल कर ली थी। चुनाचे अगले ही रोज हम कोपेनहेगन से फ्रांस के लिए रवाना हो गए। कोपेनहेगन में हमारा चंद रोजा कयाम पुरसुकून मगर बहुत मसरूफ था। अगर इस दौरान हमें सुकून न मिलता तो वही काम जो चंद रोज में पाया तकमील को पहुंच गया था शायद 1 महीने में भी न हो पाता। तैयारे में बर्ड को हमसे अलहदा सीट मिली और वो सख्त बेजार था, इसलिए कि उसके बराबर वाली सीट पर एक फरबा अंदाम खातून बराजमान थी जो नौखेज लड़कियों के से अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। बर्ड उससे बेरुखी बरत रहा था मगर वो खामोश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोपेनहेगन में कयाम की तरह पेरिस तक का फजाई सफर भी बगैर किसी हंगामे के तय हो गया। अगर किसी को मालूम हो जाता कि हमारे पास कैसे अहम एटमी हथियारों के फॉर्मूले मौजूद हैं तो शायद वो फ्लाइट इतनी आसानी से पेरिस तक पहुंच पाती। दुनिया के हर मुल्क के लिए हमारे पास मौजूद फॉर्मूलों में इतनी कशिश थी कि उन्हें हासिल करने के लिए कोई मुल्क कुछ भी कर सकता था। पेरिस में हमने उसी होटल में कयाम किया जिसमें बर्ड ने पहले ही कमरे मखसूस करा रखे थे। मैं और तहजीब एक कमरे में थे जबकि बर्ड और ज़ाहिर ने दूसरे कमरे में कयाम किया। होटल पहुंचने के थोड़ी देर बाद मैंने कहा, अब हमें ओशील मिकाइल की मसरूफियात के बारे में मालूम करना है। बर्ड, ये काम तुम कर लोगे या? बर्ड ने अकड़ कर कहा, ऐसे काम बर्ड के अलावा और कौन कर सकता है। 1 घंटा इंतजार करो चीफ, मैं सारी मालूमात हासिल करके आता हूँ। बर्ड चला गया और पूरे 1 घंटे के बाद वापस भी आ गया। उसने बताया वो कल शाम ही यहाँ पहुंचा है, कारोबारी दौरे पर स्वीडन गया हुआ था। मैंने कहा, मैं फौरी तौर पर उससे राब्ता कायम करना चाहता हूँ, इसकी क्या सूरत होगी? बर्ड ने सर हिलाया, बोला मुझे मालूम था, इसलिए मैंने उसके फ़ोन नंबर भी हासिल कर लिए हैं। इस वक्त तुम उससे इस नंबर पर बात कर सकते हो। उसने एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने फौरी तौर पर फ़ोन का रिसीवर उठाया और ऑपरेटर से मतलूबा नंबर मिलाने को कहा। 1 मिनट से भी कम अरसे में ऑपरेटर ने राब्ता मिला दिया। दूसरी तरफ से एक सुरीली निस्वानी आवाज़ आई, हेलो, आपको किससे बात करनी है? मैंने कहा, मिस्टर ओशील मिकाइल से बात करवाइए। उसकी सेक्रेटरी ने बड़ी शाइस्तगी से पूछा, कौन साहब बात कर रहे हैं? मैंने कहा, एक लम्हा कीमती है मिस्टर मिकाइल के अलावा किसी और को नहीं बताया जा सकता कि मैं कौन हूँ। अगर तुम उनसे बात करा सको तो ठीक है, वरना फ़ोन बंद कर दो। आवाज़ आई, ज़रा इंतज़ार फरमाइए। उसके चंद ही लम्हे के बाद रिसीवर से ओशील मिकाइल की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैंने पूछा, आप मिस्टर ओशील मिकाइल बात कर रहे हैं? वो बोला, आप कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं पहचान नहीं सका। मैंने कहा, खादिम हैं आपके मिस्टर मिकाइल, आपने हमें एक काम सौंपा था, हवाले के लिए ग्रीन पोल का नाम काफ़ी रहेगा। वो बोला, ओह माय गॉड, क्या तुम कामयाब लौटे? मैंने कहा, जी हाँ, और अब आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। वो बोला, मैं अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके अभी तुमसे मुलाकात कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है इस मुलाकात के लिए मेरी रिहाइश गाह मुनासिब रहेगी, तुम वहीं आ जाओ। मैंने कहा, इस वक्त नहीं मिस्टर मिकाइल, इस काम के लिए शाम 7 बजे का वक्त मुनासिब रहेगा। वो बोला, शाम तक इंतजार करना मेरे लिए खासा सबर आजमा हो सकता है, ताहम मैं इंतजार कर लूंगा। शाम 7 बजे मैं अपनी रिहाइश गाह पर तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। मैं सिलसिला मुनक़ता करके तहजीब की तरफ मुड़ा और उसे बताया कि ओशील मिकाइल क्या कह रहा था। वो बोली, हमें बहुत मोहतात रहना है अली, क्या डी फॉस्टर को भी लेकर चलोगे? मैंने कहा, हाँ, हम उसे भी साथ ले जाएंगे, लेकिन मोहतात रहने से तुम्हारा क्या मतलब?
वो बोली, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम पहले उससे मुलाकात कर लें? मेरा मतलब है बगैर ज़ाहिर के। मैंने पूछा, इससे क्या फ़ायदा होगा? वो बोली, मेरा मतलब है कि अगर वो हमारे साथ कोई धोखा करना चाहे तो। मैंने कहा, धोखा करना तो यहूदी कौम की फितरत है, लेकिन बगैर डिफॉस्टर के तो वो रकम भी अदा नहीं करेगा, लिहाजा ज़ाहिर को साथ लेकर जाना भी ज़रूरी है। वो बोली, तो फिर यूं करते हैं कि ओशील और उसकी रिहाइश गाह के गिर्द अपने आदमी फैला देते हैं, क्या ख्याल है? मेरी बजाय बर्ड ने कहा, बहुत मुनासिब ख्याल है मैडम। मैंने बर्ड को घूर कर देखा, कहा, मेरे ख्याल में तो इसकी ज़रूरत नहीं है। ओशील मिकाइल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो उसकी निगरानी कराने में कोई हर्ज भी नहीं है। तेजी बोली, मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। और ओशील मिकाइल की निगरानी के लिए बर्ड को ज़रूरी हिदायत देने लगी। शाम को हम ओशील मिकाइल की रिहाइश गाह की तरफ चल पड़े। हमने होटल से ही एक किराए की कार हासिल की जिसे बर्ड ड्राइव कर रहा था। मैं, तहजीब और ज़ाहिर पिछली नशिस्त पर थे। ज़ाहिर डिफॉस्टर के मेकअप में एक नीम मदहोश शख्स की अदाकारी कर रहा था। ओशील मिकाइल पर यही ज़ाहिर करना था जैसे डिफॉस्टर को आसाब शल कर देने वाली दवाओं के ज़रिए असर रखा गया है। ओशील मिकाइल ने अपनी महल नुमा रिहाइश गाह के बैरूनी गेट पर हमारा इस्तकबाल किया। वो बेहद मुस्तरब नजर आ रहा था, लेकिन अभी उसे कुछ देर और इंतजार करना था। मैंने ज़ाहिर को सहारा देकर कार से उतारा। ओशील मिकाइल की आंखें फरते मुसर्रत से चमकने लगीं। वो बड़े एहतमाम से हम तीनों को लेकर अंदर दाखिल हुआ। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए बिलाखिर हम एक दरवाजे के सामने रुक गए। ओशील मिकाइल ने कहा, मामले की नज़ाकत के पेश नज़र इस बार हम तहखाने में नशिस्त करेंगे। हमने तफहीमी अंदाज में अपने सरों को जुम्बिश दी। ओशील मिकाइल ने दरवाज़ा खोला और हम उसके साथ सीढ़ियाँ उतरकर उस आरास्ता और पेरास्ता वसीओ अरीस तहखाने में दाखिल हो गए जो इससे कबल हमने नहीं देखा था। एक जानिब अलमारियों में शराब की बोतलें भी सजी नजर आ रही थीं। ओशील मिकाइल के इशारे पर हम नफीस किस्म के सोफों पर बैठ गए। ओशील मिकाइल ने कहा, तुम्हारे साथ डिफॉस्टर की मौजूदगी जाहिर करती है कि ग्रीन पोल की जबरदस्त नुमाइंदा कामयाब लौटी है। तहजीब ने कहा, हमने आपसे वादा किया था मिस्टर मिकाइल, और हम हर हाल में अपने वादे पूरे करते हैं। वो बोला, मुझे मालूम है कि इस किस्म के कामों के लिए साख कितनी जरूरी है। बिलाशुबा तुमने एक नाकाबिले यकीन कारनामा सर अंजाम दिया है। तहजीब बोली, आप अंदाजा नहीं कर सकते मिस्टर मिकाइल कि हमने कितनी मुश्किल से कामयाबी हासिल की है। इसने दुनिया के तकरीबन सारे बड़े बड़े ममालिक को दावतनामे भेज दिए थे, और जब हम वहां पहुंचे तो न सिर्फ बर्लिन बल्कि हैम्बर्ग में भी गैर मुल्की एजेंटों का अखाड़ा बना हुआ था। हम उन सब के दरमियान से डिफॉस्टर को फॉर्मूलों समेत निकाल कर लाए हैं। वो बोला, मैं जानता हूँ मिस एक्स, और इसी वजह से मैंने कई बार सोचा कि तुम्हारा कामयाब होना नामुमकिन है। मेरा ख्याल था कि शायद मुझसे गलती सरजद हुई है। उन गैर मुल्की एजेंटों के मुकाबले में तुम्हारी कामयाबी के इम्कानात न होने के बराबर थे, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। पहले इस कामयाबी की खुशी में हम एक एक जाम पियेंगे, उसके बाद बातें होंगी। उसने शराब की चंद बोतलें निकाल कर मेज पर रखी और उनमें से थोड़ी थोड़ी सी शराब एक जग में उंडेल कर कॉकटेल बनाई, और फिर वो कॉकटेल 3 जामों में उंडेलने लगा। तहजीब ने कहा, सॉरी मिस्टर मिकाइल, हम लोग शराब नहीं पीते। ओशील मिकाइल ने हैरत से हमारी तरफ देखा, फिर एक कहकहा लगाकर बोला, ओह, तब तो ये 3 जाम मैं ही पीऊंगा तुम्हारी कामयाबी की खुशी में। लेकिन मिस्टर डिफॉस्टर की क्या हालत हो रही है? ये कुछ निठाल निठाल से नजर आ रहे हैं। इनकी तबीयत तो ठीक है ना? तहजीब बोली, इन्हें शुरू से ही ख्वाबावर इंजेक्शनों के जरिए से रखा गया है, इसलिए इनकी हालत ऐसी हो गई है। जाहिर है ये अपनी खुशी से तो यहाँ आए नहीं है। ओशील मिकाइल ने कहा, हाँ ठीक है, वाकई तुम्हें हर मामले में बेइंतहा मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। फिर जरा तवक्कुफ करके वो बोला, फॉर्मूले कहाँ हैं? तहजीब ने कहा, वो बकिया रकम कहाँ है मिस्टर मिकाइल जिसका आपने हमसे वादा किया था?